ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन संदूर के बारे में बार बार ये दावा करते रहे कि उन्होंने वो 4 दिन की जो उसे जंग कहिए, टकराव कहिए, वो रोका, और मोदी जी उनको ये नहीं कह पा रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनकार भी करते हैं। अब ईरान का चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए, अफगानिस्तान पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए, हत्ता के यूरोप तक पहुंचने के लिए एक गेटवे के तौर पर देखा जाता है, उससे भारत को अलग करने की तैयारी है। अभी बताया जा रहा है कि कुछ महीने के लिए छूट मिल गई है, लेकिन यह कैसी आजादी है कि हमारे फैसले कोई दूसरा मुल्क करे। दो आजाद मुल्क ईरान और भारत आपस में कोई कारोबार करते हैं, अमेरिका की इजाजत उसमें जरूरी है। आखिर क्यों है? इसके अलावा कुछ चीजें और भी अब से पहले हो चुकी हैं। 2019 में भारत ईरान से तेल लेना बंद कर चुका है। 2009 में भारत ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट से अलग हो चुका है। आखिर कहां तक दीवार से लगाएंगे भारत को? क्या कुछ होगा? ट्रंप क्या चाहते हैं? अमेरिका क्या चाहते हैं? यह सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान है आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो बहुत ही जाने माने राइटर हैं, एक्सपर्ट हैं वेस्ट एशिया के, और उस इलाके को बिल्कुल नजदीक से देखा है। अब भी साल में कई बार उस इलाके में सफर करते हैं, जाते हैं, बहुत लोगों से राब्ते में हैं, डिप्लोमेट से, मुख्तलिफ जानकार लोगों से, डिफेंस एक्सपर्ट से, तो उनकी मालूमात बहुत ही अहम है। इस वक्त भारत के खिलाफ शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं? भारत को कहां तक ले जाना चाहते हैं? और मोदी जी की क्या मजबूरी है कि वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं? हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग चुका है चाबहार में, उससे हमें वापस निकलने का मतलब यह है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया से राब्ते की हम अपने हाथ से खो देंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मौजू बहुत ही अहम है, चूंकि भारत की इकोनॉमी, भारत के एनर्जी की जरूरियात, भारत का कारोबार दुनिया से, यह सब एक तरह से अमेरिका उसके लिए रुकावट बन रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? चाबहार से मुताल्लिक क्या कुछ हुआ है? ये प्रोजेक्ट कितना अहम है, जरा आप बताइए। जी, धन्यवाद कासमी जी। देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ है कि ये निर्णय अमेरिका की तरफ से चाबहार को जो रियायत दी गई थी सितंबर आखिर में पिछले साल लिया गया था। तो अब जो है अखबारों में छप रहा है कि अब चाबहार जो है भारत के हाथों से जाने वाला है। लेकिन उन्होंने अमेरिका ने भारत की प्लीडिंग्स के ऊपर 6 महीने का रियायत दिया है और 26 अप्रैल तक है वो। तो ये 6 महीने का मेरे ख्याल से बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद मार्को रूबियो ने ये मंजूरी दी है। लेकिन ये देखना होगा कि अगर भारत मना सकता है अमेरिका को ये और तवील अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए चाबहार हमें मिलता है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भारत की फरमाइश को मंजूरी देगा, क्योंकि वो भारत को और ईरान को अलग थलग देखना चाहता है। पहले तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिए कुछ साल पहले। उसके पहले जो पाइपलाइन आने वाला था गैस का, बलूचिस्तान, क्वेटा और सिस्तान के जरिए भारत तक, उसको भी खत्म कर दिए। और अब जो है चाबहार, जो बहुत ही कांडला से और चाबहार तक जो डायरेक्ट लिंक
बताई जाती थी जहाजों की आने जाने में, जहां से माल अफगानिस्तान को, चूंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, तो ये वाहिद जरिया था। और इसके लिए हम 120 मिलियन डॉलर क्रेडिट के लाइन पे दिए थे ईरान को, और उसके अलावा 250 मिलियन इक्वलेंट रुपीस में भी रेल रोड प्रोजेक्ट के लिए भी तैनात किए थे। लेकिन चूंकि हम डेडलाइन के मुताबिक, ईरान के मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो वो किसी और को चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये चाबहार जो है, वाहिद ऐसा लिंक है ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, भारत का और सेंट्रल एशिया, रूस और वगैरह। लेकिन पहले से ही जो है ये अमेरिका इसके खिलाफ था, और हर मुमकिन कोशिश करके ओबामा के पीरियड से ही जो इस प्रोजेक्ट का खतरा हो गया था। क्योंकि इमाम बहिश्ती का जो टर्मिनल हम डेवलप कर रहे थे, वो डीप सी वाटर पोर्ट है वो, तो बड़ी बड़ी जहाजें भी वहाँ डॉक कर सकते हैं, और वेयर हाउसेस भी बनाए थे, और काफी इक्विपमेंट सैंक्शंस के बावजूद भी जो है हम खरीद के वहाँ काफी बड़े पैमाने पे काम कर रहे थे, ताकि लॉन्ग टर्म में ये ऐसा जरिया बने भारत की तिजारत के लिए, भारत के अच्छे ताल्लुकात के लिए ईरान से और सेंट्रल एशिया से और रूस से वगैरह बोल के। क्योंकि जो रास्ता सुएज कैनाल के जरिए से जाता है वो काफी लंबा है, काफी महंगा है, और खतरे से दुश्वार नहीं है वो। क्योंकि हूती का डर है, और जो किराया है सुएज कैनाल में वो भी काफी ज्यादा है, और चूंकि यूक्रेन की जंग जारी है, तो जहाज ब्लैक सी से डार्डेनलीज और बॉस्फोरस के जरिए मेडिटेरेनियन के सी से आने काफी दुश्वारियां हो रही हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण था कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो ये चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलके वहां से ऊपर से खींच लिए हैं लाइन, रेलवे के, रोड के, पाइपलाइंस के वगैरह। तो अब ये हमें एक ही वाहिद जरिया था। लेकिन जब से G20 की समिट हुई है भारत में 1.5-2 साल पहले, तो उसमें अमेरिका ने ये भारत के ऊपर दबाव डाल के इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया, जिसमें इमारात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस होते हुए यूरोप को जाएगा बोल के। लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि हमास ने गाजा में कार्रवाई करके और इजराइल के नरसंहार को लेके जो अभी वो डोलमोल है, कुछ खास काम नहीं हुआ, और सऊदी रेगिस्तान में भी रेल रोड डालना मुश्किल हो रहा है, और उसमें कुछ अभी खास इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से जो है ये भी चाबहार भी भारत के हाथ से जाना, क्योंकि उसमें कई गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल थे डेवलप करने में। तो भारत दिलचस्पी लेके सैंक्शंस के बावजूद, और कई घटनाएं ये थे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो इसका अब खत्म होना जो है, अमेरिका का प्रेशर लगातार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेंटलेस, कंटिन्यूअस जनवरी से आता रहा है, और हथकड़ियों को डालकर भेजने से भारतीयों को टैरिफ का, ब्रिक्स का, रशिया के तेल का, हथियार का, चीन का, और दूसरे इंडियन इमिग्रेंट्स को वीजा के प्रॉब्लम्स का वगैरह, सब लंबी फहरिस्त है जो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करके ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी तारीफ करना वगैरह सब। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है जो प्रेशर डाल रही है, और ये लेटेस्ट है चाबहार। इंडिया को आइसोलेट करना, और अपने जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खत्म करना। देखिए, अब ट्रेड अग्रीमेंट 1 साल से रुका पड़ा है, इसलिए कि भारत को मजबूर किया जा रहा है कि अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें, जैसा वीट है, कॉर्न है, सोयाबीन है, दूसरे प्रोडक्ट जो कि यहाँ उगाते हैं हमारे फार्मर्स, और जीआई प्रोडक्ट्स जो कि बहुत खतरनाक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और मीट और वगैरह लेने पे भी मजबूर कर रहा है। तो भारत इसको मना कर रहा है, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स और सड़कों पे आ जाएंगे। फूड सिक्योरिटी को भी खतरा हो गया है अमेरिका।
और एनर्जी सिक्योरिटी को भी खतरा हो गया है, ईरान से अलग थलग करके, रूस से अलग थलग करके। तो धीरे धीरे अमेरिका का दबाव जो है इंडिया को मजबूर कर रहा है इन सभी क्षेत्रों में। और हमारे हुक्मरान जो है अभी भी दोस्ती का हाथ की उम्मीद कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से माय डियर फ्रेंड बोल के, हाउडी माउडी बोल के, वगैरह वगैरह। तो ये जल्दबाजी में 13 फरवरी को जाके जो है ब्लैंक स्टेटमेंट में साइन कर दिए, जिसके बाद ट्रंप की आंखें खुल गई कि $500 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा भारत से, और इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतने हथियार खरीदेंगे और रूस से तेल लेना बंद कर देंगे, और ये क्वाड के जरिए हमारे दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते। तो अब यहाँ महसूस हो रहा है कि ये एक दो डिमांड नहीं है, लगातार इसकी फहरिस्त बढ़ती जा रही है। तो इस लिहाज से जो है भारतीय हुक्मरान जो है, अब उनको पता चल रहा है कि अमेरिका की दोस्ती क्या होती है, कितनी महंगी होती है, और वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर क्या कर सकता है। जो अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान को हथियार दे के या ये सऊदी अरेबिया को एंकरेज करके उसमें टर्की शामिल होने का, इस्लामिक नाटो का जो बात हो रही है, सब मिला के यही है कि प्रेशर कितना ज्यादा भारत के ऊपर डालें। जी, भारत पे लगातार प्रेशर डालने का सिलसिला है। तकरीबन $12 करोड़ जो हमने वहां इन्वेस्ट किए हैं वो बिल्कुल पानी की तरह से बह जाएं, और ये भारत अपने फैसले खुद ना करे। सारा जो इंटरनेशनल जो तिजारत है, वो एक स्टडी आई थी कि इस ईरान के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से तिजारत करने में और सुएज के तिजारत करने में तकरीबन 40% खर्चा कम आता है। वो सारे फायदे हम छोड़ दें और अमेरिका के दबाव में अच्छा, ये जो दबाव है, आखिर गिड़गिड़ाने की वजह क्या है? भारत की कमजोरी क्या है? इतना बड़ा मुल्क होते हुए अब से पहले भी ये मुल्क काफी तरक्की किया है। इंडस्ट्रीज, महात्मा गांधी का जो नारा था, बी इंडियन बाय इंडियन, अब बी इंडियन बाय चाइनीज, ये तकरीबन इस तरह की हालत हो गई है। क्या क्या मजबूरी है भारत की, या ये कहिए कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है? इतना बड़ा मुल्क, डेमोक्रेटिक मुल्क, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज से भरपूर, आखिर क्या मजबूरी है कि हम वहां घुटने टेक करके बैठे हुए वाशिंगटन में? जी, न्यूक्लियर पावर भी बन गया है भारत, और चौथा सबसे ज्यादा अहम इक्तिसादी पावर भी है। देखिए, इसमें मुझे दो फैक्टर्स नजर आते हैं। एक तो अंदरूनी, जो भी बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ कर रही है, कम्युनल एजेंडा और हिंदू राष्ट्र, मेजॉरिटेरियन रूल, उससे काफी घटनाएं पेश आ रही हैं, क्योंकि वही पॉलिसी इंटरनेशनल अफेयर्स में भी ये गवर्नमेंट अपनाना चाहती है, जिसके जरिए राइट विंग गवर्नमेंट से इनके ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, चाहे जापान हो या इजराइल हो या अमेरिका हो वगैरह, तो बरतानिया में भी। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा जो है अदानी फैक्टर, कि अदानी इनके इलेक्शंस में मदद करते हैं, और ये जहां भी जाते हैं हमारे प्रधान जी, तो उनको मदद करते हैं, प्रोजेक्ट्स दिलाते हैं वगैरह वगैरह। तो उनको करप्शन चार्जेस में समन्स और अरेस्ट वारंट दिया गया है, जो कि ये गवर्नमेंट सर्व नहीं कर रही है। उस पर काफी नाराजगी है। खालिस्तान के मामले को लेके वहां जो रॉ एजेंट पकड़े गए हैं और जिन पे है, उनके बारे में भी प्रेशर बढ़ रहा है कि आप कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे हैं बल्कि। तो और दो और मुद्दे जो जुड़े हुए हैं, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद अमेरिका के कांग्रेशनल रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये धांधलीबाजी करके वोट जीते और माइनॉरिटीज के खिलाफ उकसा के वोट जीते, और इसकी वजह से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी बोल के क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसे धांधलीबाजी करके वोट जीतना, गवर्नमेंट बनाना जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इसलिए सैंक्शंस डालना होगा बोल के। तो ये है। और दूसरा ये है कि अमेरिकन अखबारों में जो लोग हत्या की है गुजरात के होम मिनिस्टर को, किरण पांडे को,
तो उसके बारे में शायद CIA के पास कुछ खास दस्तावेज हैं या इंफॉर्मेशन है, जिससे कई लीडर यहाँ शक है, उससे भी डरे हुए हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आज डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आके व्हाट्सएप मैसेजेस जो है उनके मैक्रोन और नाटो सेक्रेटरी जनरल के पब्लिक कर दिए। उससे पता चलता है कि विकीलीक्स जैसा माहौल शुरू हो गया है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि कॉन्फिडेंशियल है दूसरे प्रेसिडेंट्स और टॉप लीडर्स के, तो गुस्से में आके वो क्यों फौज भेजे ग्रीनलैंड को और ये क्यों मुखालिफत कर रहे हैं बोल के 200% टैरिफ की धमकी दी है इस व्हाट्सएप मैसेज को रिलीज करने के, जो कि काफी डैमेजिंग है। तो मुझे डर ये है कि उनके पास ऐसे ट्रम्प के पास ऐसे इंफॉर्मेशन है जिससे कहाँ वो पर्दाफाश ना कर दे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने ये कहा, आपकी ये आवाज है, आपने ये टिप्पणी की थी, आपने ये मैसेज भेजा था। तो दूसरे और मामलों में भी हो सकता है कि उनके पास ऐसा है, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था ट्रम्प ने कि अगर मैं चाहूं तो प्राइम मिनिस्टर का इमेज जो है खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो। तो ये दोनों तरफ से इशारा दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमारा दोस्त है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री फरवरी 13 के बाद ना कनाडा में G7 में मिले, ना आसियान समिट में मिले, ना G20 की साउथ अफ्रीका में गए और वगैरह वगैरह बोल के। तो अब चूंकि बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा के रेजोल्यूशन के बराबर ऑफर निमंत्रण दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को कि आप बोर्ड ऑफ पीस में मेंबर बनिए बोल के। तो मेरे ख्याल से कल यूएई के जो प्रेसिडेंट आए थे 1.5 घंटे की विजिट में, तो इसी सिलसिले में आए हैं बोल के अखबार कुछ सूत्रों के जरिए पता चला कि उनको मनाने के लिए आए थे और फौरन बाद लौट के उन्होंने ऐलान किया कि यूएई इस बोर्ड ऑफ पीस में मेंबर बनेगा। चूंकि ट्रम्प से मिलना नहीं चाहते ये और डरे हुए हैं, ना कुछ बोलते हैं उनके खिलाफ, ना मिनिस्टर्स को बोलने की का इख्तियार है। तो इस लिहाज से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी जो है ट्रम्प इनको बचा सकता है, इनकी मदद कर सकता है और दोस्ती बहाल कर सकता है, क्योंकि ये उम्मीद में है, उम्मीद में है। तो अब बहुत पेचीदा मामला है, ये एक और प्रेशर पॉइंट है बोर्ड ऑफ पीस का। अगर भारत मेंबर बनता है, जो कि पाकिस्तान पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो बनेगा, तो ये सिर्फ गाजा पीस के लिए बोर्ड नहीं है ये। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक सिर्फ गाजा तक महदूद था और रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के लिए के मुताबिक पोस्ट वार गाजा मैनेजमेंट सिर्फ 2 साल के लिए है। लेकिन ये अब अपना चार्टर में बोर्ड ऑफ पीस में ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ ये पहला कदम है और मैं जैसा 8 जंगों में सुलह सफाई कराया हूँ, सीजफायर कराया हूँ, अमन लाया हूँ, उसी तरह दूसरे हॉटस्पॉट्स में भी ये बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा। ये तो देखिए आपकी यहाँ कल को ये एक मिनट कल को ये कहेंगे कि आप जो है लड़ते रहे हैं पाकिस्तान से कश्मीर के सिलसिले में, हम ये बोर्ड ऑफ पीस में भी हम आके आपके मीडिएशन करेंगे और सुलह सफाई कराएंगे बोल के। तो अब साफ हो गया है कि वो जब आसिम मुनीर उनसे मिले व्हाइट हाउस में, तो ये निमंत्रण दिया गया था कि आप व्हाइट हाउस भी आइए बोल के, लेकिन ये गए नहीं हुआ हमारे प्रधान जी। तो अब कश्मीर को भी लेके मामला आएगा इस मीडिएशन का, जो कि पहले से ही वो कहते आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके। जी, भारत को कश्मीर के मामले पर भी घेरने की तैयारी हो सकती है ट्रंप की। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और एक खास बात जो आपकी बात से नजर आई वो ये कि मोदी जी को अपनी सरकार बचाने के लिए जो भी उल्टे सीधे रास्ते अपना रहे हैं वो अमेरिका की नजर में हैं
और वो पाबंदी की भी धमकी देते हैं, और ये राइट विंग सरकारों से अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। यानी मोदी जी की सरकार के बचाए रखने की कीमत पूरे देश को देनी पड़ रही है, महंगाई की शक्ल में। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हम पीछे हटते जाएं, अमेरिका हर फैसला करता जाए, ईरान से पीछे हटे। अच्छा, अब तक कोई असेसमेंट, कोई अंदाजा, जो हमने 2009 में गैस पाइपलाइन से हम पीछे हटे, जो अगर आता राजस्थान में आकर के वो पाइप पहुंचता और पूरे मुल्क में गैस के जरिए इंडस्ट्रीज को फायदा होता, तरक्की होती, गैस सस्ता होता, उससे हमने अपने आप को पीछे कर लिया अमेरिका के दबाव में। फिर तेल लेना बंद किया, जो हमारे यहां से पैसा हमारे बैंकों में फंसा रहता था ईरान का, जो सैंक्शंस की वजह से सस्ता भी मिलता था, बार्टर में बहुत कुछ हमारा यहां से जाता था, हमने वो भी छोड़ दिया। अब ये चाबहार भी हम छोड़ दें तो हमारा कितना बड़ा नुकसान है, कोई अंदाजा कुछ अगर आप बता सकें। आखिर हम अब तक कितना खो चुके अमेरिका की दोस्ती में? जी, अंदाजा लगाना तो बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि बड़े सेक्टर्स में है, लेकिन सिर्फ एक या दो उदाहरण दे सकता हूं मैं। देखिए, भारत में गैस की किल्लत की वजह से हम यहाँ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर बना नहीं पा रहे हैं, और हमारे फूड प्रोडक्शन जो है 350 मिलियन टन है, एक 1.4 बिलियन लोगों के लिए। तो उसकी किल्लत शदीद है। और कुछ अर्से पहले जो है, जो केमिकल यूरिया और पोटाश लेके आ रही थी जहाज, उसमें ताखीर हुई 15 दिन की। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो फार्मर्स इंतजार कर रहे थे ये फर्टिलाइजर की, उसमें फायरिंग में मारे गए, क्योंकि वो सोइंग सीजन डिले हो रहा था, और वो इंतजार कर करके जो है थक जा रहे थे, और सड़कों पे आ गए थे कि ये नाकामी गवर्नमेंट की है बोल के। तो यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है अगर टाइम पे फार्मर्स को फर्टिलाइजर नहीं मिलती। और हम कम से कम 14 देशों से इंपोर्ट करते हैं, ईरान से, यमन से, ओमान में एक फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं इफ्को की, मिस्र से, जॉर्डन से, मोरक्को से, अल्जीरिया से, सीरिया से, कतार से, सऊदी अरेबिया से, सभी देश, यूक्रेन से, रशिया से, इतने बड़े पैमाने पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज देके। अगर ईरान की गैस आती, जो कि बहुत सस्ती होती दामों में, तो हम यहाँ ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री हमारे पास टेक्निकल नो है, स्थापित ही नहीं करते। हम नेट एक्सपोर्टर होते केमिकल वेपन्स की, सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर की। तो एक तो नुकसान ये हुआ। दूसरा ये है कि ईरान जो है 3 रियायतें दे रहा था तेल के लिए। एक तो 3 महीने का क्रेडिट दे रहा था, और उसमें रुपए में भी हम आधा ले सकते थे। दूसरा जो है, अपने टैंकरों में ऑयल भेजते थे हमारे पोर्ट्स के लिए। और तीसरा जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम कम से कम देने के लिए तैयार थे। हमने तीनों उनके डिस्काउंटेड ऑफर्स को ठुकरा दिया अमेरिका के दबाव में आके। मुझे याद है, मैं दिल्ली में था जब कोंडालीसा राइस अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे, तभी ये चाबहार का प्रॉब्लम था। और एक पत्रकार ने उनसे कहा, पूछा कि आपकी राय क्या है, आप दबाव डाल रहे हैं ईरान से, तेल मत खरीदिए, गैस मत खरीदिए। उन्होंने कहा कि आप ये बेतुका सवाल क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना, हम आपकी एनर्जी सिक्योरिटी सॉल्व करेंगे। आप हमसे तेल खरीदिए, हमसे गैस खरीदिए, ईरान के पास क्यों जाते हैं? ईरान के पास तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, और आप पे भी लगेंगे बोल के साफ उन्होंने दिल्ली में कहा। जो हुक्मरान यहाँ हैं पायतख्त में, तो उनको तब से जो 15 साल पहले से ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था, जैसा ईरान, चीन पहले ट्रम्प के बाद ट्रम्प के तैयारी करके अब मुंहतोड़ जवाब देता। तो तेल और गैस के फायदे बहुत होते थे, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और जीडीपी, और बहुत सारे चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है। और तेल की कीमतें मेरे ख्याल से अब 110 रुपए के करीब पहुंचे हैं। कम से कम 20-25 रुपए कम होते थे अगर हम ईरान से तेल लेते, तो कम से कम।
20-25, और इसमें कितना फॉरेन एक्सचेंज सेव हो सकता है। तो अब हम ईरान से ऑयल ना ले रहे हैं, ना गैस ले रहे हैं, अब चाबहार भी बंद हो गया, इसके जरिए ट्रेड भी रूस से और चीन से, सॉरी सेंट्रल एशिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से भी ठप हो जाएगा। और उसके अलावा हम महंगा गैस और तेल अमेरिका से खरीद रहे हैं, जो कि तकरीबन $120 का पड़ता है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 80 है, 80 के करीब, कभी उथल पुथल होता रहता है, लेकिन वहां का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और डिले, एक दिन का डिले भी जो है कई $1000 का नुकसान हो सकता है। तो हम इतने महंगे चक्कर में पड़ गए हैं अमेरिका के दबाव में आके, ये तेल और गैस और मजबूर कर रहे हैं भारत को ट्रेड पे भी, आप टोटल एक्सेस दीजिए बोल के। जी अच्छा, अगर प्रिज्यूम करें, हालांकि बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, अगर कोई इनकलाबी फैसला ले मोदी सरकार के अमेरिका के दबाव में नहीं आना, अडानी वाले मामले को भी भूल जाना है, क्योंकि जाहिर है ये इंडिविजुअल का मामला है और उधर पूरा मुल्क है जो उसकी कीमत अदा कर रहा है। तो अगर भारत पे पाबंदियां भी लगे, मैं अब थोड़ा सा जानना चाहता हूं, कितनी पाबंदियां लगेंगी? भारत से तो हम बड़ा मुल्क हैं, हम क्यों अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, और हमारे आसपास दोस्त भी हैं जो दोस्त बन सकते हैं या दोस्त के तौर पर काम कर सकते हैं। क्या क्या लगता है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं अमेरिकी पाबंदियों को? जी, बेशक हमारे पास इतने औजार हैं कि हम सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे दुनिया बड़े बड़े देश, यूरोपियन देश जो उनके साथ मिल सकते हैं, उनके भी सैंक्शन झेल सकते हैं, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी में भी अगर हम ईरान से बाकायदा तेल और गैस का एग्रीमेंट करते हैं और ये पाइपलाइन के जरिए, तो वो भी एश्योर्ड सप्लाई है। और ओमान भी मदद करने की प्रपोजल दिया है कि हम आपके लिए ईरान से गैस और तेल लाएंगे अंडर सी, हॉर्मुज के जरिए हमारे यहाँ टर्मिनल बना के आपको हम भेजेंगे। ईरान और ओमान मान लिए हैं कि दोनों मिलके भारत को मदद करने के लिए तैयार हैं। अंडर सी पाइपलाइन, जो कि पहले बात होती थी ईरान से अंडर सी ऑयल और गैस पाइपलाइन डालने की, इटालियन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था कंसल्टेंसी, जिसमें 100 से ज्यादा लाख रुपए या करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए थे, बहुत डीप सी के लिए। तो इतना सब होने के बावजूद भी सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो है रीढ़ की हड्डी। लीडरों की या लीडर की रीढ़ की हड्डी में ताकत नहीं है। अगर ये स्पाइनलेस अगर रहें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं देते हैं, तो इसी तरह जो दबाव में, देखिए ट्रम्प जो है एक बुल्ली है, एक दादा है, और डरा धमका के काम कर रहा है और टैरिफ खींच रहा है, और हम उसको अखाड़े में उतर के जवाब देंगे तो वो डर के भाग जाएगा। जैसा चीन के साथ उसने टैरिफ की धमकी दिया, लेकिन चीन ने कहा कि हम आपको 200% टैरिफ लगाएंगे और रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे। देखिए अब चूंकि टैरिफ कनाडा पे लगा है और पूरा जो है 20% फूड ग्रेन्स, व्हीट और दूसरे चीजें चीन खरीदने के लिए तैयार है। तो चीन जो है बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, तो वो समझ गया है कि ये बुली को जो है डराने धमकाने के सिवाय और कुछ नहीं आता, हम भी उसके बराबर जवाब देना है। लेकिन यहाँ डरे हुए हैं और पहले समझते थे कि दोस्ती की वजह से पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव डालेंगे हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब वो आसिम उनके साथ मिले हुए हैं और दोनों दोस्त हो गए हैं, और सऊदी अरब भी जम गया है इसमें। तो इस लिहाज से जो है हमारे पर खतरे जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनकी नाकामनी से, इनके साइलेंस से, इनके चुप होने से, और ये लिस्ट और बढ़ती जाएगी। शेख हसीना को हटा दिए, नेपाल में हटा दिए, मालदीव्स को
तख्ता पलट दिए वहां, श्रीलंका में भी तख्ता पलट दिए वहां, और अब ईरान से भी अलग थलग कर रहे हैं। और उसके बाद अब खाड़ी के देशों में भी खतरा बढ़ गया है। अगर ईरान पे हमला होता है, आपको बता दूं कि कतार के वजीर आजम ने कहा कि अगर ईरान पे हमला होता है बड़े पैमाने पे, वहां रेजिम चेंज का प्लान होता है सीरियसली, अगर ईरान हमला करता है खाड़ी के देशों पे या कतार पे, 2-3 दिन बाद वहां पीने के पानी मुहैया नहीं रहेगा। लोग भाग जाएंगे, एकदम मच जाएगी। और तेल टर्मिनल्स, डिसैलिनेशन प्लांट सब खतरे में हैं, क्योंकि ईरानियन नेवी कोई मामूली चीज नहीं है। और हर एक बड़ा टैंकर वो फोर्स करते हैं बंदर अब्बास और बुशेर पोर्ट के लिए जाने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो इतनी ताकत है उनकी नेवी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के 10 बिलियन लोग वहां जो जीसीसी कंट्रीज में है, क्या होगा अगर उनके पास पानी नहीं है, या हवाई जहाज आना जाना बंद हो गए, या उनको खतरा होगा। तो हमारा गैस और तेल के लिए क्या होगा जब ईरान पे हमला होता है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है। तो इसीलिए अब लेटेस्ट न्यूज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली लारिजानी की बात यह है कि उन्होंने कहा है कि 24 से 48 घंटों में हम मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हमला करके कामयाब हो जाएंगे, तो हमारे पास ये भी हथियार है। ये पहली बार कोई ईरान का लीडर पब्लिकली दुनिया को बताया कि 24 से 48 घंटे में मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये 3 शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पता होना चाहिए कि क्या नॉर्थ कोरिया ने किया, क्या पाकिस्तान ने किया, क्या भारत ने किया, और क्या अंदरूनी साजिश से इजराइल ने कर के बैठा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए अब ईरान चौकन्ना है 24 घंटे, ड्रोन से, अपनी एयर डिफेंस से, अपने एयरफोर्स से और नेवी से, कि कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हालांकि वो बताएं कि अभी फिलहाल तो टल गया है, हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि मारना प्रोटेस्टर्स को बंद हुआ है। लेकिन असल में पिछली बार जब उन्होंने कहा कि ओमान में हम बातचीत कर रहे हैं, और दूसरे दिन ने हमला कर दिया, तो कोई भरोसा नहीं कर सकते ट्रंप का। तो इस लिहाज से इंडिया का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि ईरान पे अगर हमला होता है तो हमारे खाड़ी के देश में इतने गहरे रिश्ते हैं, इंटरेस्ट हैं, कोर इंटरेस्ट हैं। तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर वहां आग लगती है तो हम बहुत नजदीक हैं, और हम पे भी काफी गंभीर असर हो सकते हैं। जी। यानी अगर ट्रंप ने वो फैसला ले लिया ईरान पर हमले का, तो वो जो जवाबी कार्रवाई होगी उसके असरात से हम नहीं बच पाएंगे। एक बात जो और एक तरह से नतीजे के तौर पर सामने आई कि अमेरिका से दोस्ती में जितना हमने नुकसान उठाया है अब तक, जो आपने बहुत सी डिटेल बताई, दुश्मनी में उतना नुकसान नहीं होगा। दुश्मनी में उतना नुकसान नहीं होगा। दोस्ती ज्यादा महंगी है अमेरिका से दुश्मनी के मुकाबले। वो जो जेफरी शेक्स भी कहते हैं इस बात को कि दोस्ती बुरी है और दुश्मनी बुरी है, लेकिन दोस्ती उससे भी ज्यादा बुरी है। तकरीबन वो नतीजा आपकी इस बात से आ रहा है। अच्छा, आखिर में जी, उन्होंने जी हेनरी किसिंजर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने खुद बताया था कि जो भी अमेरिका से करीबी दोस्ती करता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा खतरा है, उसकी जान का भी खतरा है, जैसा जियाउल हक और अनवर सदात और दूसरे लीडरों ने किया था। जी। सद्दाम हुसैन भी उसी लिस्ट में थे। सद्दाम हुसैन भी उसी लिस्ट में थे। एक वक्त बड़े गुड बुक में थे, लेकिन फिर उनको कहां तक पहुंचा दिया। ये है सूरत हाल। भारत की दोस्ती अमेरिका से जो है वो दुश्मनी से भी महंगी है। ये बात साबित हुई आज की बातचीत में। और जिस तरह से नुकसानात अब तक पहुंचाए हैं भारत को अमेरिका ने दोस्ती के नाम पर, वो इतना बड़ा नुकसान है कि हमें आपको जो जिंदगी के खर्चे हैं वो इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं हर एक पर, साथ साथ बेरोजगारी और दूसरे मामलात हैं। ऐसी हालत में
अब भी वक्त है कि इस पर गौर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने वक्त दिया। ये बहुत ही अहम मौजू था। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही बात सही जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।